यह कभी भी दशक का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला नहीं था। जब सितंबर के अंत में एक वायुमंडलीय गड़बड़ी ने एक उष्णकटिबंधीय तूफान का रूप लिया और वह उष्णकटिबंधीय तूफान बन गया हरिकेन हेलेन। यह माना गया था कि यह मेक्सिको की खाड़ी में तूफानों के मौसम का सामान्य हिस्सा होगा, क्योंकि वहां हरिकेन आम है और अपेक्षित भी। उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र के देश ऐसी प्राकृतिक शक्तियों से निपटना जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तूफान था और जमीन से टकराने के कुछ घंटे पहले यह एक बड़ा तूफान बन गया, लेकिन वे इसे जल्दी संभाल सकते थे। एक हफ्ता हो गया है और हरिकेन हेलेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारी तबाही मचाई है वह हर अनुमान से कहीं ज्यादा है। सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। अमेरिकी हरिकेन के पैमाने पर हेलेन पहले ही हरिकेन मारिया के बाद अमेरिकी क्षेत्र पर सबसे घातक तूफान बन चुका है और हरिकेन कैटरीना के बाद अमेरिका के 8 जुड़े हुए राज्यों पर सबसे घातक तूफान है। यह उम्मीदों से कहीं आगे बढ़ा, कई समुदायों को तबाह कर दिया और अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से को घुटनों पर ला दिया। लेकिन तबाही की मौत के साथ साथ हरिकेन हेलेन एक चेतावनी संकेत भी लेकर आया। तूफान और खासकर अमेरिका के सबसे बड़े तूफान बदल रहे हैं और अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। तो मेगा प्रोजेक्ट्स के इस खास एपिसोड में हम हरिकेन हेलेन की गहराई से जांच करेंगे, खुद तूफान, उस तबाही को जो उसने मचाई, और वह तबाही उन जगहों के बारे में क्या बताती है जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। हम हेलेन को अब तक के सबसे बड़े और अहम मेगा प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे। लोग इतने जबरदस्त प्राकृतिक आपदाओं के जवाब कैसे तैयार करते हैं और उन्हें अमल में कैसे लाते हैं, खासकर जब ये आपदाएं पहले से कहीं ज्यादा बार आने लगी हैं। ठीक है, अब इससे अपने दिमाग में कल्पना कीजिए। जो तूफान बाद में हरिकेन हेलेन बना, वह भी वैसे ही शुरू हुआ जैसे हर हरिकेन की शुरुआत होती है। मेक्सिको की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नमी के बीच एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना। ऐसे कम दबाव वाले क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये समुद्र की हवा के साथ मिलते हैं, जिससे हवा घूमती है और ठंडी नम हवा ऊपर उठती है, जिससे बारिश के बादल और फिर गरज चमक के साथ तूफान बनते हैं। तूफान अपने केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और हवाएं इन्हें तेज करती हैं। हरिकेन कहलाने के लिए इन्हें हरिकेन बनना होता है। यहां तक कि एक कमजोर तूफान भी कम से कम 4 मील प्रति घंटे या न्यूनतम किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बनाए रखेगा। कम से कम एक मध्यम शक्ति वाले तूफान की हवाएं 111 मील प्रति घंटे या 178 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होंगी। अमेरिका में कैटेगरी 5 में हवाएं कम से कम 157 मील या 252 किमी प्रति घंटे चलती है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ऐसे तूफान की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि समझना मुश्किल है, पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी एक हरिकेन की हवाओं की सारी ऊर्जा को पूरी दक्षता के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो वह तूफान पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव निर्मित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधे के बराबर शक्ति उत्पन्न कर सकता है। सितंबर 24 के आखिरी हफ्ते में तब ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेलेन हरिकेन बनने के करीब थी और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। हेलेन की शुरुआत में ही कुछ संकेत थे कि यह तूफान खासा खतरनाक हो सकता है। जब हेलेन बन रही थी, उस समय गल्फ के पानी का तापमान पूरी तरह से अभूतपूर्व था। यहां वायुमंडलीय वैज्ञानिक ब्रायन मैकनॉली के हवाले से कहें तो यह वाकई हैरान करने वाला है। मेक्सिको की खाड़ी में समुद्री ऊष्मा अब रिकॉर्ड स्तर पर है। यह उस तारीख के औसत का 126% है जहां उद्धरण खत्म होता है। मेक्सिको की खाड़ी में समुद्र सतह का तापमान कई हिस्सों में 9 फ़ारेनहाइट 2 सेल्सियस तक बढ़ा रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह तूफान कैरिबियन के एक बेहद गर्म इलाके से होकर गुजरता, जिसे लूप करंट्स कहा जाता है, जो तूफान को और भी ज्यादा ऊर्जा देता, जबकि उस इलाके में आसपास की हवाएं लगभग न के बराबर थीं। आदर्श परिस्थितियों में ये हवाएं बढ़ते हुए तूफान को कमजोर कर देती। हेलेन के पास बिना रुकावट ताकतवर बनने का साफ रास्ता था। अब एक तूफान की भविष्यवाणी करना कुख्यात रूप से जोखिम भरा काम है, और इसका मुख्य कारण वे पर्यावरणीय और मौसम संबंधी कारक हैं, जो किसी तूफान के रास्ते और उसकी ताकत का मॉडल बनाना बहुत मुश्किल बना देते हैं। हेलेन को लेकर शुरुआती उम्मीदें हकीकत से काफी अलग थीं, क्योंकि फ्लोरिडा और जॉर्जिया में तूफान के पहुंचने से पहले ही बड़ी तबाही की भविष्यवाणी हो गई थी। यह क्यूबा, मेक्सिको, कंकून और केमैन द्वीपों में तबाही मचा चुका था, जिससे और बुरा आने का संकेत था। क्यूबा फ्लोरिडा के बीच खुला समुद्र।
हेलेन के बारे में उम्मीद की जा रही थी कि वह तेजी से एक श्रेणी के तूफान में बदल जाएगी, जिसकी हवाओं की रफ्तार लगभग 120 मील प्रति घंटा यानी 193 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फ्लोरिडा में समुद्र तट के पास समुदायों ने अपने घर और व्यवसाय ऐसे बनाए हैं कि वे तूफानों का सामना कर सके। ऐसी हवाएं फिर भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होंगी, पेड़ों को उखाड़ सकती हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कई दिनों तक बिजली और पानी की आपूर्ति ठप कर सकती है। तूफान से फ्लोरिडा के बिग बेंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका थी और यह टैलाहेसी व टैंपा को प्रभावित कर सकता था। माना गया था कि लाखों लोग इसकी राह में हैं और जमीन पर आते ही उम्मीद थी कि यह बाकी तूफानों की तरह ही बर्ताव करेगा, तेजी से अपनी तीव्रता खो देगा, अधिकतम कुछ 100 मील के भीतर फिर से ट्रॉपिकल स्टॉर्म के स्तर पर आ जाएगा और अंततः कमजोर होकर बारिश की बौछारों में बदल जाएगा। हेलेन के आने से कुछ घंटे पहले यह लगातार तेज होता गया और आखिरकार यह श्रेणी 4 का तूफान बन गया, जिसकी निरंतर गति 140 मील प्रति घंटा या 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह गुरुवार 6 सितंबर रात 11 बजे के बाद फ्लोरिडा के पेरी शहर से टकराया और फिर गरजता हुआ उत्तर की ओर बढ़ गया। तूफान के अनुमानित रास्ते की पहले से उम्मीद थी कि यह जॉर्जिया से होते हुए एप्लाचियन पर्वत की ओर जाएगा। यह अमेरिका के पूर्वी हिस्से में ऊपर नीचे चलता है और यह उत्तर और दक्षिण कैरोलिना, टेनेसी, वर्जीनिया और केंटकी राज्यों और समुदायों में जाता है। अब तूफान की ऊर्जा ने 2 जुड़ी और खतरनाक घटनाओं का संकेत दिया। अब तूफान और अंदरूनी इलाकों तक पहुंचेगा और जब ऐसा होगा तो यह जमीन पर तेज हवाओं के साथ कहर बरपाएगा और भारी बारिश करेगा, जो किसी हरिकेन या बड़े उष्णकटिबंधीय तूफान की पहचान है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तूफान और भी तरीकों से बदल गया था। इसकी बारिश वाले बादल उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े और फैले हुए थे। इसका अर्थ था कि जैसे जैसे तूफान बढ़ता, जिस जगह से गुजरता, वहां पहले से ज्यादा समय तक भारी बारिश होती। पहले 1 वर्ग फुट जमीन पर 6 इंच बारिश होती थी, अब 12 या 18 इंच तक हो सकती है। फ्लोरिडा में हेलेन तूफान से तटीय इलाकों में समुद्र का स्तर सामान्य से लगभग 8 फीट बढ़ जाता, जिससे विनाशकारी लहरें आती। यह फ्लोरिडा के टैंपा बे क्षेत्र में 100 वर्षों से भी अधिक समय में आया सबसे भयानक तूफान था। राज्य के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय रेस्तरां श्रृंखला वॉफल हाउस को कई स्थानों पर बंद करना पड़ा। यह मजाकिया लग सकता है, लेकिन यह मापदंड दिखाता है कि क्षेत्रों में नुकसान कितना गंभीर होगा। जॉर्जिया में 11 इंच से अधिक या 28 सेंटीमीटर बारिश राज्य की राजधानी अटलांटा पर बरसी, जो रिकॉर्ड रखने की शुरुआत 1878 से अब तक का सबसे अधिक 2 दिनों का वर्षा आंकड़ा था। पानी अटलांटा ही नहीं, नदियों नालों में भी बहा और वे अभूतपूर्व स्तर तक भर गए। जॉर्जिया, नॉर्थ साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और टेनेसी में कई नदियां इतनी बाढ़ आईं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी टूट गए। साउथ कैरोलिना के एक समुदाय में बारिश की कुल मात्रा लगभग 2 इंच या 55 सेंटीमीटर तक पहुंच गई, जबकि बड़ी संख्या में समुदायों को इतनी बारिश मिली जितनी किसी की याद में कभी नहीं हुई थी। इस तूफान ने कई टॉर्नेडो बनाए, जिनमें से कुछ ने मोहल्लों को तबाह कर दिया। यह तबाही सिर्फ हवाओं से ज्यादा थी। हेलेन की तेज हवा और बारिश से पेड़ जड़ों से उखड़कर गिर गए। भारी भूस्खलन अचानक और कभी-कभी जानलेवा हुआ और 9 सितंबर को तूफान शांत होने तक जमीन पूरी तरह तबाह हो गई थी। कुल आंकड़ों में हरिकेन हेलेन का प्रभाव इस दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा झेले गए किसी भी मौसमीय घटना से बिल्कुल अलग है। यह हरिकेन कैटरीना के बाद से यूटेस मुख्य भूमि पर आने वाला सबसे विनाशकारी तूफान है। 2005 में अब तक कुल 127 मौतें हुई हैं। उत्तरी कैरोलिना 113, दक्षिण कैरोलिना 48, जॉर्जिया 33 और फ्लोरिडा, टेनेसी, वर्जीनिया से 43। मौतों की संख्या बढ़ेगी और नए नाम सूची में जुड़ेंगे, जो शायद किसी और सूची से हटा दिए जाएंगे। लापता लोगों की सूची वर्तमान में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लापता लोगों की संख्या लगभग 2 से 300 के बीच है, लेकिन ऐसा मानने के कई कारण हैं कि और भी बहुत से लोग बाहर हो सकते हैं। आपदा के बाद निजी नागरिकों द्वारा बनाए गए समुदाय चालित लापता व्यक्तियों की सूचियों में अब भी 1400 से अधिक नाम लापता है जब यह लिखा जा रहा है। लापता लोगों में से बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में बह गए हो सकते हैं और जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीद तेजी से कम होती जा रही है। अगर सभी 1400 लापता लोग मर चुके हैं
तो हेलेन से मरने वालों की संख्या 1620 से ज्यादा होगी, जबकि हरिकेन कैटरीना में 1392 लोग मारे गए थे। कैटरीना के बाद अभी भी 135 लोग लापता है और भौतिक नुकसान का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौजूदा अनुमान के अनुसार नुकसान करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर है। हालांकि कई इलाकों का आकलन अभी बाकी है। फिस्कल टाइम्स के अनुसार आर्थिक नुकसान 150 अरब डॉलर से ऊपर जा सकता है, लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। और हालांकि हम मृतकों, लापता लोगों और बचे हुए लोगों की कहानियों की पूरी सूची नहीं बताएंगे, लेकिन हम कुछ पर जरूर ध्यान केंद्रित करेंगे। उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा में जिन इलाकों में हरिकेन हेलेन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वहां ऐसी तबाही देखने को मिली जो एक पीढ़ी से नहीं देखी गई थी। आखिरकार यह फ्लोरिडा है, एक ऐसी जगह जो इस तरह के हरिकेन के लिए अच्छी तरह से तैयार रहती है। फिर भी इस मामले में यह काफी नहीं था। टैंपा बे में 1000 से ज्यादा लोगों को तूफानी लहरों से बचाया गया क्योंकि उन्होंने निकासी नहीं मानी। एक स्थानीय शेरिफ कार्यालय ने उन लोगों से अनुरोध किया जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया था कि वे अपने व्यक्तिगत विवरण स्थायी मार्कर से अपने शरीर पर लिख लें, ताकि अधिकारियों को उनके शवों की पहचान करने में आसानी हो सके। आइलैंड कम्युनिटी सीडर के एक निवासी ने इसे पूरी तरह खत्म बताया। जॉर्जिया राज्य में स्थानीय मौसम विज्ञानी बॉब वैन डिलन ने लाइव टेलीविजन पर एक महिला को आंशिक रूप से डूबी हुई कार से बचाया। राज्य के अन्य हिस्सों में बाढ़ ने कई इलाकों को तबाह कर दिया और बड़ी संख्या में सड़कों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जबकि राज्य में दर्जन भर से अधिक मौतें तब हुई जब लोग गिरते पेड़ों के नीचे दब गए या फंस गए। जॉर्जिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो अमेरिका के लगभग आधे चिकन की सप्लाई करती है, को बड़ा आर्थिक झटका लगा है, जिसका असर पूरे देश में पड़ेगा। नॉर्थ कैरोलिना में महीनों तक एशविल शहर जबरदस्त बाढ़ से घिरा रहा, जिससे शहर के कई इलाके पूरी तरह से बह गए। भूस्खलन से कई इंटरस्टेट्स से शहर पहुंचना बंद हो गया था। राज्य के अन्य हिस्सों में इंटरस्टेट हाईवे का एक लंबा हिस्सा बह गया और कई छोटे शहर बाढ़ से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। स्प्रूस पाइन शहर पूरी तरह तबाह हो गया, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को खतरा हुआ, क्योंकि यह अमेरिका में अल्ट्रा हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज का एकमात्र स्रोत है जो सेमीकंडक्टर्स के लिए जरूरी है। राज्य के अन्य हिस्सों में एक फैक्ट्री जो अमेरिका के बड़े हिस्से को इंट्रावीनस फ्लूइड्स सप्लाई करती है, वह बाढ़ में डूब गई और उसे बंद करना पड़ा, जिससे एक पूरे समुदाय का अधिकांश हिस्सा प्रभावित हुआ। चिमनी रॉक ये या तो नष्ट हो गया था या ब्रॉड नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था। साउथ कैरोलिना में करीब 1.3 मिलियन लोग बिना बिजली के रह गए। कई इलाके पूरी तरह प्रभावित हुए। टेनेसी के हेलीकॉप्टर दलों ने बाढ़ में 8 बचाव किए, जिसमें इरविन का एक मेडिकल अस्पताल डूब गया। कई पुल ढह गए और इंटरस्टेट हाईवे को भारी नुकसान हुआ। वर्जीनिया में 70 जल बचाव अभियान चले, जबकि वेस्ट वर्जीनिया, इलिनॉय, केंटकी और ओहायो में मामूली नुकसान हुआ। हम हर राज्य में हरिकेन हेलेन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन इसलिए करते हैं क्योंकि यह जरूरी है। हेलेन एक बड़ी विनाशकारी मौसम घटना की तरह सिर्फ सुर्खियों में नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी और सैकड़ों की जान ले ली। लेकिन हम नुकसान की सीमा और पैमाने का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि जब हम इस आपदा के बाद क्या सही हुआ और क्या गलत, दोनों पर ध्यान देते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा। तूफान हेलेन क्या था और उसने क्या किया, यह पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय या किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर था, और वह भी बहुत ज्यादा। लेकिन यही सच्चाई एक सावधान, सक्षम और सबसे बढ़कर प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। लोग मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यह सिर्फ संघीय एजेंसियों ही नहीं, राज्य और स्थानीय सरकारों की भी जिम्मेदारी है। समुदाय के नेता या कोई भी जिसके पास दूसरों की जान बचाने या गलती से खत्म करने की शक्ति है, ऐसी प्रतिक्रिया की योजना बनाने और समय आने पर उसे लागू करने के लिए हम सकारात्मक पक्ष से शुरू करेंगे। क्योंकि जैसा कि हाल की इतिहास में कई आपदा प्रबंधन प्रयासों के साथ हुआ है, प्रतिक्रिया के कई ऐसे तत्व हैं जिन्हें एक सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए। अमेरिकी दक्षिण पूर्व में ब्लैकआउट, बाढ़ और बिजली पानी की दिक्कतों के बाद भी अधिकतर अस्पताल खुले रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर मरम्मत कर्मी मौके पर मौजूद थे, जो भारी संख्या में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में जाने के लिए तैयार थे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। देश की संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी फीमा
ने अब तक तूफान से बचे लोगों को लगभग 144 मिलियन अमेरिकी डॉलर वितरित किए हैं। 17.2 मिलियन भोजन और 13.9 मिलियन लीटर पानी दिया गया। 9 अक्टूबर तक 200 से ज्यादा लोगों को बचाव टीमों से सहायता मिली। 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा राशि परिवहन अवसंरचना बहाली में लगाई गई है। हर राज्य जो हेलेन से प्रभावित हुआ है, उसने अपने स्तर पर राहत कार्य किए हैं। इसके अलावा हेलेन की तबाही के दौरान अनगिनत लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए वीरता दिखाई। तूफान के बाद समुदाय एकजुट हो रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार यह ब्लैक माउंटेन नॉर्थ कैरोलिना में दिखा। एक फ्रेंच थ्रो के साथ साथ एक अस्थायी संदेश बोर्ड पट पर अब भी लापता लोगों के नाम लिखे हुए थे। खच्चरों ने पहाड़ी घरों में दवाइयां पहुंचाई। लोग नालों से पानी लाकर कैंप स्टोव पर खाना बना रहे थे और सभी एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे। यह कथन हर ऐतिहासिक आपदा में दोहराया जाता है। लोग एकजुट होकर प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी के कारण हो या सिर्फ मानवीय शिष्टता और दूसरों की परवाह के कारण। और हेलेन भी इससे अलग नहीं थी। लेकिन कई उम्मीदों के बावजूद तूफान हेलेन ने खुलासा किया। अमेरिकी बुनियादी ढांचे के उपेक्षित हिस्सों से लेकर योजना में हुई चूकों और विफलताओं तक और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल में स्पष्ट कमियों तक सब कुछ सामने आ गया। हालांकि जिन सभी व्यक्तिगत मुद्दों की बात की जाए, उनमें शायद कोई भी मिसिंग लिस्ट जितना तीखा विरोधाभास पेश नहीं करता। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में एकत्रित की गई आधिकारिक गुमशुदा लोगों की गिनती कुल संख्या को 170 से 300 के बीच बताती है। निजी नागरिकों की बनाई सूची काफी लंबी है, जिसमें गुमशुदा लोगों की सरकारी व सामुदायिक रिपोर्टों में बड़ा अंतर है। कई लोग हैं जिनका सरकारी रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। समुदाय की सूचियां जीवित या मृत मिले लोगों के साथ अपडेट होती रहती हैं। समुदाय की सूचियों के नाम आधिकारिक सूची में नहीं आते। यह एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, जिससे या तो अब भी बचे हुए किसी जीवित व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो जाता है या फिर किसी लापता व्यक्ति के प्रियजनों को उसकी स्थिति की सूचना देना कठिन हो जाता है। अमेरिकी दक्षिण पूर्व में तबाही के साथ ही महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना को भी नुकसान हुआ। I-40 का बड़ा हिस्सा बहने से ये कई महीनों तक बंद रहेगा। I-26 भी महीनों तक बंद रहेगी। बहाव के कारण नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी के बीच लोगों के लिए आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। कई राज्य हाईवे को गंभीर नुकसान हुआ है और वे भविष्य में मरम्मत के लिए बंद रहेंगे। कई प्रमुख पुल बाढ़ के पानी के कारण बह गए हैं या नदी के किनारे कटाव के कारण जहां वे टिके हुए थे वहां से गिर गए हैं। इस क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें बंद हैं। कई को फिर बनाने में हफ्तों लगेंगे। बाकी सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से कब होगी, ये छोड़ दीजिए। अब इनमें से बहुत सी सड़कों की मरम्मत के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, चाहे स्थानीय निवासियों को इनकी कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। सड़कों के बाद बांधों की बारी आई, जहां शुक्र है हेलेन के दौरान और उसके बाद खबरें उतनी बुरी नहीं थीं जितनी हो सकती थीं। कई बांधों के ओवरफ्लो होने और सैकड़ों या यहां तक कि हजारों लोगों की जान ले लेने वाली विनाशकारी विफलताओं के व्यापक डर के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों के अधिकांश बांध टिके रहे, लेकिन टेनेसी राज्य में वे बस मुश्किल से ही टिक पाए। ऊपर की ओर एक बांध के विनाशकारी टूटने की खबरों के बाद न्यूपोर्ट शहर में निकासी आदेश जारी किए गए। सौभाग्य से ये खबरें झूठा अलार्म साबित हुई। रदरफोर्ड काउंटी नॉर्थ कैरोलिना में लेक ल्योर बांध पर बाढ़ का पानी 120 फुट ऊंची चोटी से ऊपर और दीवारों के चारों ओर बहा, जिससे अधिकारियों ने लोगों से ऊंचाई पर जाने को कहा। लेक ल्योर बांध को हेलेन के आने से पहले भी केवल औसत स्थिति में पाया गया था, और यह कि वह टिक पाया, यह केवल किस्मत का ही मामला था। पूर्वी टेनेसी में एक और बांध तूफान के दौरान विफलता के करीब पाया गया और पूरे क्षेत्र में कई बांधों के सभी फ्लडगेट्स को एक साथ खोलना पड़ा, ताकि जितना संभव हो सके उतना पानी बाहर निकाला जा सके और दबाव को कम किया जा सके। बांधों का न गिरना अच्छा है, पर यह बड़ी मुसीबत से बचने जैसा है। अधिकांश आधारभूत संरचनाएं नष्ट होने से आपातकालीन संगठन प्रभावित समुदायों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि उनके पास कम विकल्प हैं। प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप कर जरूरी सामान जैसे खाना, दवाइयां और थोड़ा पानी पहुंचाया गया है। बाकी मदद निजी नागरिकों से आई है, जो अपनी क्षमता अनुसार मदद कर रहे हैं। कुछ नागरिक खुद ही आते हैं, हेलीकॉप्टर जितना सामान ला सकते हैं उतार रहे हैं। दूसरों को बड़ी संख्या में खच्चरों का इस्तेमाल करना पड़ा है। वे अपने खच्चरों को तबाह हो चुकी बस्तियों और उजड़े इलाकों से ले जाते हैं, ताकि जानवरों की पीठ पर जितना सामान लादा जा सके उतना पहुंचा सके। हेलिना माउंटेन से तबाह हुई बस्तियां अक्सर दूरदराज होती हैं,
और वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ही दुर्लभ सड़कें हैं जो अक्सर एक ही नीची पगडंडियों से होकर जाती हैं। यह पानी के तेज बहाव का रास्ता बनता है। निजी नागरिकों का हस्तक्षेप भी ठीक से नहीं हुआ। एक मामले में नॉर्थ कैरोलिना में एक हेलीकॉप्टर पायलट जो एक अलग थलग पड़ी बस्ती में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे गिरफ्तारी की धमकी दी गई और उसके बचाव प्रयासों को रोकने का आदेश दिया गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वह शायद अकेला नहीं था। हेलेन का प्रभाव कम सौभाग्यशाली लोगों, खासकर सुधार गृहों के कैदियों पर भी पड़ा। जब वह नॉर्थ कैरोलिना की एक जेल से गुजरी, कैदियों को कभी भी निकाला नहीं गया और उन्हें अपनी कोठरियों में बंद रहते हुए 5 दिन बिना पानी या बिजली के रहना पड़ा और जेल कर्मचारियों के साथ केवल न्यूनतम संपर्क ही था। फ्लोरिडा में तूफान के दौरान एक जेल को नहीं निकाला गया, जबकि आसपास के क्षेत्रों में निकासी के आदेश थे। ऐसा पहली बार नहीं था जब कैदी तूफान से अपनी उम्मीद से ज्यादा जुड़े। फ्लोरिडा में कम जोखिम वाले कैदियों को तूफान के बाद मलबा हटाने के लिए बुलाया गया, जो जेल मजदूरी थी। दुर्भाग्यवश हेलेन को और भी जटिल बना दिया गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिशें की गईं। यह कोई राज नहीं है कि अमेरिका अब एक बड़े चुनाव से 1 महीने से भी कम दूर है और जिन लोगों के पास जरूरी जानकारी नहीं है, उनके लिए आसन्न खतरे के बावजूद गलत जानकारी जंगल की आग की तरह फैल गई है। एक अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि कोई अनजान वे हरिकेन हेलेन लाने के लिए मौसम नियंत्रित कर रहे थे, जबकि अमेरिका की दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के कई अधिकारी और नेता ऐसा दावा कर चुके हैं, या तो सीधे तौर पर या फिर यह जोर देकर इशारा करते हुए कि हेलेन से प्रभावित इलाकों में आपदा राहत धीमी आ सकती है, क्योंकि वे इलाके आमतौर पर रिपब्लिकन को वोट देते हैं, न कि डेमोक्रेट्स को, जिनके पास राष्ट्रपति पद है। और इसी वजह से आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कार्यकारी प्राधिकरण फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को पूरी तरह से अफवाहों का जवाब देने के लिए एक अलग वेब पेज लॉन्च करना पड़ा है, ताकि पूरी तरह से गलत जानकारी के हमले से निपटा जा सके। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी पर आरोप लगे कि उसके पास हरिकेन हेलेन में मदद के लिए पैसे नहीं है, वह स्वयं सेवकों को लौटा रहा है और नकद दान मांग रहा है, जिनका उसने खंडन किया। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने अपनी आपदा प्रतिक्रिया के गलत प्रस्तुत पहलुओं को स्पष्ट किया और बताया कि इन्हें ऑनलाइन गलत इस्तेमाल किया गया है। फिर बात आती है साधारण मानवीय गलती, या कुछ लोग कहेंगे एक मामले में स्पष्ट मूर्खता की। इंपैक्ट प्लास्टिक्स फैक्ट्री टेनेसी में जांच के घेरे में है, क्योंकि वहां कई लोगों की मौत हुई और कुछ लापता है। मजदूरों को उनके रिश्तेदारों और बचे लोगों के अनुसार तूफान के बावजूद काम पर आने को मजबूर किया गया। उनका आरोप है कि उन्हें या रिश्तेदारों को देर तक जाने नहीं दिया गया, बाद में इजाजत मिली। बाढ़ का पानी पार्किंग में इतना भर गया था कि निकलना मुश्किल था। कंपनी ने अब तक दोष दूसरों पर डालने की कोशिश की है। एक और उदाहरण में साउथ कैरोलिना के क्लेमसन शहर को हेलेन ने तबाह कर दिया था। बिजली और पानी की व्यवस्था ठप हो गई थी और गैस की भी कमी थी, लेकिन इससे क्लेमसन यूनिवर्सिटी ने 26 कार्यक्रम आयोजित करने से खुद को नहीं रोका। समुदाय पर अंतर्राज्यीय दबाव के लिए तैयार रहे। और अंत में हेलेन के जवाब में एक ऐसा पहलू भी है जो सीधे तौर पर इतनी बड़ी आपदाओं के लिए संघीय स्तर पर बुनियादी तैयारी की कमी को दर्शाता है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी लंबे समय से घटते फंड्स पर ध्यान दिला रहा है, जैसा प्रशासक डीएन क्रिसवेल ने हेलेन के बाद नेशनल पब्लिक रेडियो इंटरव्यू में कहा। हमारे आपदा राहत फंड्स कम हो गए हैं और अगस्त की शुरुआत से हमें इमीडिएट नीड्स फंडिंग की जरूरत है। क्रिस, उस बदलाव से फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को फंड्स जीवन रक्षक कार्यों में लगाने की अनुमति मिली। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी अलेजांद्रा मयोर्किस ने कहा कि यह अस्थायी समाधान कुछ महीनों तक ही चलेगा। हम एक और तूफान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी और कई राज्यों व निजी कंपनियों के पास फंड्स नहीं है। उदाहरण के लिए नॉर्थ कैरोलिना में मरम्मत दल पूरी तरह से इस बात का अनुमान नहीं लगा सके कि वे निवासियों को कितनी जल्दी बिजली बहाल कर पाएंगे। यह नुकसान की व्यापकता के कारण हुआ। कंपनी ड्यूक एनर्जी ने अपने उन लाखों ग्राहकों के बारे में बात करते हुए जिनके इलाके में भारी तबाही हुई है कहा, हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जहां अब घर ही मौजूद नहीं है। यही वह तरह का नुकसान है जिससे ऊर्जा कंपनियां निपटने में सक्षम होती है जब कोई नदी बाढ़ लाती है या कोई बवंडर किसी शहर को तबाह कर देता है। हेलेन जैसी बड़ी घटनाओं में विनाशकारी नुकसान कई बार दोहराया जाता है, जिससे बिजली कंपनियों, सड़क मरम्मत, खाद्य वितरण आदि प्रभावित होते हैं। हेलेन ने दिखाया कि बड़ी मौसमी घटनाओं से निपटने की क्षमता नहीं है। हर शहर में देख सकते हैं। और हेलेन ने जो नुकसान पहुंचाया है वह बुरा है, लेकिन अभूतपूर्व नहीं है। लेकिन जब आप नक्शे पर जूम आउट करते हैं
तो तबाही इतनी बड़ी है कि इन राज्यों के पास इससे निपटने के लिए बुनियादी ढांचा ही नहीं है। तो जैसे ही हम आज के इस विशेष एपिसोड का समापन करते हैं, हमें भविष्य की ओर देखना होगा और वे बड़े प्रभाव जो हरिकेन हेलेन सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर डालती है। यह बताना मुश्किल है कि हेलेन कितनी ऐतिहासिक रूप से असामान्य थी। आखिरकार तबाही का अधिकांश हिस्सा उन इलाकों में हुआ जहां आमतौर पर तूफान आते ही नहीं हैं। आशविल, जो हेलेन से सबसे ज्यादा तबाह हुआ था, अब प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित माना जाता है। अपनी ऊंचाई, ठंडे तापमान और समुद्र से दूरी के कारण अमेरिका का यह हिस्सा गल्फ ऑफ मेक्सिको से बहुत अलग नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से इतना दूर है कि जब तक किसी भी तूफान के अवशेष वहां पहुंचते हैं, वे किसी भी अन्य गुजरती हुई तूफानी प्रणाली से ज्यादा उल्लेखनीय नहीं होने चाहिए। लेकिन हरिकेन हेलेन ने बिल्कुल अलग हकीकत दिखाई। नतीजों से साफ हुआ कि उस इलाके में कैसी आपातकालीन तैयारी थी और कैसी नहीं। समस्या ये नहीं थी कि हेलेन द्वारा पैदा की गई स्थानीय, राज्य या संघीय समस्याओं को कैसे ठीक करें, ये नहीं समझ पाएंगे। समस्या ये थी कि इतनी बड़ी आपदा और उसके प्रभाव की कभी कल्पना नहीं की गई थी। इस क्षेत्र में बड़े तूफान से निपटने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, क्योंकि ऐसे तूफान पहले कभी नहीं हुए। इसी के साथ अमेरिका के व्यापक बुनियादी ढांचे की जर्जर हालत भी पूरी तरह सामने आ गई। हजारों अमेरिकी बांधों की हालत खराब मानी जाती है। अमेरिका में 40% से ज्यादा पुल 50 साल से पुराने हैं और 1/3 से अधिक की मरम्मत जरूरी है। अधिकतर ग्रामीण इंटरस्टेट सड़कों की स्थिति औसत, सामान्य या खराब है। इनमें से कोई भी समस्या ठीक की जा सकती है, लेकिन जब ये सब एक साथ होती है तो ये एक ऐसे टूटे हुए सिस्टम का प्रतिनिधित्व करती है जो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक हरिकेन हेलेन में जलवायु परिवर्तन की भूमिका की बात है, इस विषय पर अधिकांश विश्वसनीय वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सहमत हैं कि इसमें जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा हाथ था। हरिकेन हेलेन की तीव्रता के लिए, अस्तित्व के लिए नहीं। जलवायु परिवर्तन और खासकर ग्लोबल वार्मिंग शब्द के सांस्कृतिक अर्थ के बावजूद, जिससे ऐसा लगता है कि दुनिया बस लगातार गर्म होती जा रही है, असलियत में यह प्रक्रिया थोड़ी अलग है। असल में यह कैसे काम करता है, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है सोचना। ऊर्जा की समस्या यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊर्जा की मात्रा बहुत बढ़ गई है, न कि वह ज्यादा गर्म या ठंडी है। अब हर वायुमंडलीय घटना, जैसे हीट वेव, बर्फीला तूफान, चक्रवात या सूखा, में ज्यादा ऊर्जा आ रही है और इसलिए हम जिस भी घटना की बात कर रहे हैं वह अब और बड़ी होने वाली है। सूखे लंबे और गंभीर होते हैं। बर्फीले तूफान अधिक बार और ज्यादा बर्फ लाते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान तेजी से शक्तिशाली चक्रवात बनते हैं। हेलेन एक उष्णकटिबंधीय तूफान था जो इस मौसम में मेक्सिको की खाड़ी में पूर्व औद्योगिक जलवायु में भी बन सकता था। लेकिन हेलेन से हुई क्षति, उसकी ताकत और तबाही लगभग निश्चित रूप से उस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण थी जो सामान्यतः नहीं होती। हम मानते हैं कि अमेरिका सहित कुछ जगहों पर जलवायु परिवर्तन अब भी विवादित मुद्दा है, लेकिन हम इसे आपके सामने पेश करेंगे। चाहे जलवायु परिवर्तन के लिए इंसान जिम्मेदार न भी हों, लेकिन दुनिया भर में मौसम संबंधी जो वास्तविकता देखी जा रही है वह यही दर्शाती है। हालांकि वातावरण इतना ज्यादा चार्ज हो गया है, यह वाकई में सुपरचार्ज्ड है। मेरी साफगोई के लिए माफ कीजिए, लेकिन सच तो यह है कि उस बदलाव के प्रभाव इस मामले में तबाह होने वाले समुदायों की राजनीतिक संबद्धता की परवाह बहुत कम करेंगे। कई शोध और विशेषज्ञों ने हरिकेन हेलेन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रारंभिक आंकड़े तैयार किए हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी का अधिकांश हिस्सा संग्रहित होता है। क्लाइमेट सेंट्रल के अनुसार इस क्षेत्र में वायुमंडलीय घटनाएं अधिक ऊर्जा से सुपरचार्ज हो रही हैं। मेक्सिको की खाड़ी में हरिकेन हेलेन के लिए रिकॉर्ड गर्म पानी की संभावना अब औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में 200 से 500 गुना अधिक है। अमेरिकी ध्यान हरिकेन हेलेन से मिल्टन और अन्य की सफाई की ओर जा रहा है। वैसे ही दुनिया का ध्यान भी बदलना होगा। लेकिन ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सिर्फ हेलेन के सबक दोहराना काफी नहीं है। हमने पहले भी कहा था, फिर कहेंगे, जलवायु परिवर्तन सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ाता, बल्कि सामान्य मौसम घटनाओं को भी बदल देता है। यह उन्हें और खराब बना देता है। आपदा प्रबंधन न तो सामान्यीकृत हो सकता है, न ही बहुत सरल या तुरंत किया जा सकता है, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है।
और दुनिया या तो अभी मेहनत कर सकती है या फिर जब कोई संकट आएगा तो तैयार नहीं मिलेगी।